यार है मस्जिद है ना, ਇੱਥੇ ही नमाज पढ़ा दे यार चौधरी। हाँ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪੜ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਐਫਸੀ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਨਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ यार। कोई रास्ते च ब्रेक ही नहीं, कितने रात रुके ही नहीं। और यूँ हम पहुँचे नाग। नाग में ज़ोर की नमाज का टाइम हो चुका था, तो हमारी लड़ाई भी पीछे यही चल रही थी कि हम शहर से पहले नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ने कहा कि नहीं, हम नाग पहुँच के ही पढ़ेंगे। नहीं इत्थे सब कुछ होना यार। ये तू किधर मोड़न लगा है, की कर रहे हैं? ओ अगों रास्ता है, इस गली च जाना है। मस्जिद खुली है यार, की कर रहे हैं? ये किसी अरबी ने बना के दी है, वैसे एडी अच्छी मस्जिद नहीं हो सकती। यही रास्ता है, कह ते रहे हैं। कंफर्म दुबई दे शेखा ने बना के दी। डिजाइन भी हो जाएगी, एनएल का भी वही लवांदे ने ना। उस पास ले चलो उधर दरवाजे में। यार मुश्किल ही इत्थे वैसे जाना, कोई सब वॉशरूम ठीक हां है, रास्ता ते है, दरवाजा ते है, लेकिन को वॉशरूम चलदा मिल जाए। रुको वो बाहर ही उठा के शेख खलीफा बिन ज़ैद, शेख खलीफा बिन ज़ैद नाग। खैर, शेख खलीफा बिन ज़ैद मस्जिद में तो हम नमाज अदा नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पे पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। मस्जिद के बाहर एक डीप बोरिंग नल ज़रूर मौजूद था, बट वो उस वक्त वर्किंग कंडीशन में नहीं था। अरबी शेख ने मस्जिद तो बनवा दी, बाकी उसकी उस तरह से मेंटेनेबिलिटी या मेंटेनेंस नहीं हो सकी। हमने मस्जिद से निकल के एक बंदे से पूछा कि यहाँ पे करीब कोई और मस्जिद है, तो उसने कहा कि जी थाने के अंदर एक मस्जिद है। लेवीज़ का थाना था, हम उधर गए, वहाँ से पता किया। उन्होंने कहा सर ये साथ ही मस्जिद है, आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ लें। तो वो बेसिकली एक होटल था। होटल उस तरह का नहीं, ट्रक ड्राइवर होटल जैसे इस रोड के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस तरह का ट्रक ड्राइवर होटल था, जहाँ पे पीटर इंजन चल रहा था और थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, जिससे हमने वज़ू किया। वॉशरूम्स भी बिल्कुल नागुफ्ताबे कंडीशन में थे, कोई उस तरह से सीवरेज या ड्रेनेज का निज़ाम नहीं था। तो वज़ू करने के बाद मलिक साहब ने और मैंने अल्लाह को याद किया, उसके सामने सरबसजूद हुए, ज़ुहरैन पढ़ी, ज़ुहर और असर की नमाज इकट्ठी, जो कि सफ़र में अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इजाज़त दी है। उसके बाद उसी होटल से दोस्तों को कहा कि आप खाने को कुछ लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम इस होटल से, लाहौरिये थे दोनों, तो हम इतने साफ़ सुथरे होटल से खाना नहीं खा सकते, हम चल के तुरबत में ही खाना खाएंगे रात में। तो अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखने के लिए हमने उसी जगह एक जनरल स्टोर था, जिससे ईरानी बिस्किट्स, ईरानी टॉफ़ीज़, ईरानी लस्सी, ईरानी पानी
और बहुत सारी चीज़ें ईरानी ली। एक मक्खन टाफ़ी का डब्बा हमने लिया, जो जब हम गाड़ी में बैठे तो हमें पता चला कि इस पूरी ख़रीदारी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो मक्खन टाफ़ी मेड इन कराची थी और बाकी सारा कुछ जो है वो ईरानियन था। उस सारे पैकेज के अंदर से जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ईरानियन वेफर्स थे। और ऑनेस्टली मैंने जब जब ईरानियन वेफर्स खाए हैं तो उनकी क्वालिटी बाकी वेफर्स से बहुत अच्छी होती है। वो मिल्की वेफर्स टाइप थे और एक ही पैकेट के अंदर काफ़ी सारे थे। ये सारी जो हमारी शॉपिंग थी, आई रिमेंबर कोई तकरीबन बिस्किट्स और ये सारी चीज़ें मिला के को 1000 रुपये की हमने ली, क्योंकि यहाँ से मज़ीद तुर्बत जो है वो 4 घंटे का रास्ता बाकी था। तो हमें रास्ते में और किसी जगह रुक के कुछ खाने को मिलना भी नहीं था, हम वो रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे और हम ये भी चाह रहे थे कि अपने आप को हर जगह एक्सपोज भी ना करें। तो हमने वहीं से एक ही दफ़ा इकट्ठी शॉपिंग कर ली ताकि आगे रास्ते में जहाँ जहाँ भूख लगे हमारे पास ज़्यादा राह मौजूद हो। 2-3 गाड़ियाँ हमने आपको पीछे दिखाई थी गिदर में या हटियारी में। उसके बाद पूरे रास्ते, क्योंकि दोपहर का टाइम था और दोपहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह से नहीं चलती, या गाड़ियाँ सुबह के टाइम निकलती हैं जो मॉर्निंग में हमें क्रॉस कर चुकी थी, या गाड़ियाँ शाम में निकलती हैं जो सारी रात ट्रैवल करती हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज सच इस 2 घंटे के पैच में बहुत कम मिली। जो मोस्ट ट्रांसपोर्ट थी वो जमियात गाड़ियाँ में मिली, या जो जापानीज़ NCP गाड़ियाँ थीं वो इस रोड के ऊपर मिली। अगर टोटल हम गाड़ियों की बात करें तो सोराब से लेके तकरीबन तुर्बत तक, जो पंजगूर तक अगर आप कह लें, मैक्सिमम हमें तकरीबन कोई 50 गाड़ियों ने क्रॉस किया होगा। पंजगूर से जब हमने आगे क्रॉस किया तो वहाँ पे शाम का वक्त तकरीबन आप कह लें कि असर का वक्त हुआ चाहता था जब हम पंजगूर क्रॉस कर रहे थे। तो पंजगूर वाला जो पैच था, पिछले पूरे रास्ते में अगर हमें 50 गाड़ियाँ मिली हैं तो वो पंजगूर वाले पैच में हुशाब में और सबसाब में आप कह लें कि 50 के करीब या बल्कि 150 के करीब जमियात गाड़ियाँ जो उस वक्त ईरानियन डीज़ल लेके आ जा रही थी, वो सिर्फ उस एक पंजगूर वाले पैच में मिल गई। वो शायद मंद से या हुशाब से या वाशुब से या जिस जगह से भी वो डीज़ल लेके आ रही थी, उनकी फ्रीक्वेंसी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो शायद हो सकता है वो शाम में मूव करते हों, कॉन्वॉय की शक्ल में चलते हों, या जो भी था। बहरहाल पंजगूर के आसपास हमें उन गाड़ियों के अक्सर काफ़िले मिले। इसी तरह से पंजगूर के पास आके जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, या जो दूसरी प्राइवेट गाड़ियाँ थीं, जैसे ये एक बस आ रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बढ़ गई, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम किसी बड़े शहर के पास पहुंचने वाले हैं। तो इस सारे पैच के अंदर मैक्सिमम जो ट्रैफिक फ़्लो रहा वो शहरों के आसपास ही रहा, जैसे बसीमा या नाग। हसल बसल भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली इन्हीं जगहों पे ज़्यादा थी। बाकी रोड भी उसी तरह से क्लियर था और ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी, और आबादी भी तकरीबन पूरे इस पैच के अंदर ना होने के बराबर थी। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह मौजूद थी। लेवीज़ थाने थ्रो आउट मौजूद थे। पीछे पहाड़ियों पे हट के FC की चेक पोस्ट भी थी, लेकिन किसी जगह पे भी वो वाली सूरत हाल नहीं थी कि आपको रोक के तंग किया जाए या बिला जवाज़ आपको सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आपकी वेरिफिकेशंस की जाएं। वो वाला सीन नहीं था। हम बिल्कुल थ्रू आउट सोराब से लेके तुर्बत पहुंचने तक हमारे पास प्राइवेट गाड़ी थी, पंजाब नंबर प्लेटेड गाड़ी थी, होंडा सिटी थी,
ये तीनों चीज़ें वो थीं कि जो इस हमारी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर रही थी कि ये गाड़ी इधर की नहीं है, लेकिन हमें फिर भी किसी जगह रोक के तंग नहीं किया गया। वेलकम टू पंजगूर। जी हाँ, फाइनली हम पंजगूर पहुंच गए। पिशीन से जब हम सुबह निकले थे तो हमने ये डिसाइड किया था कि पंजगूर में मोस्ट लाइकली हमें शाम आ जाएगी, तो हम रात में पंजगूर से आगे ट्रैवल नहीं करेंगे। हमारा अपने एक मोहसिन से रब्ता भी था, तो उसने कहा था कि मैं पंजगूर में आपको अकोमोडेशन का करवा दूंगा बंदोबस्त। ये जो चौक है, यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आप पंजगूर सिटी को जाएंगे और सीधा ये वही M8 चल रही है या NH85 आप इसको कह लें, ये सीधा तुर्बत को जा रही है और तुर्बत से फिर गवादर। तो यहाँ पे ऊपर आपको सूरज नज़र आ रहा है। हमें ये अंदाज़ा था कि हमारे पास अभी डे लाइट के तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे बचते हैं, तो हमने बजाय दिन टाइम में यहाँ पे रुकने के इसी को गनीमत जाना कि डे लाइट में हम जितना ट्रैवल आगे की तरफ कर सके उतना कर लें। लिहाजा हम पंजगूर में नहीं रुके और हमने कैरी ऑन किया टूवर्ड्स तुर्बत, बट डिसाइड ये हुआ कि रात हम तुर्बत में गुजारेंगे। सुबह से लेके अभी तक मलिक साहब ड्राइविंग कर रहे थे, तो पंजगूर पे आके मोहतरम की बस हो गई। उन्होंने कहा भाई मैंने बहुत ड्राइव कर लिया, अब आगे कोई और ड्राइव करे। तो यूं ड्राइविंग के फ़राइज़ मुझे अता किए गए। अब ड्राइविंग सीट पे मैं था और मलिक साहब फ्रंट सीट पे आ चुके थे। ड्राइविंग करते हुए उनकी कमेंट्री कम थी, अब ज़रा उनकी कमेंट्री भी बढ़ चुकी थी। जबकि भट्टी साहब, जैसा कि इस वीडियो के शुरू में आपको दिखाया गया, अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहे थे। पहले हमें 5 मिनट के बाद शीशा नीचे करना पड़ता था, अब आप समझें कि शीशे चारों तकरीबन मुस्तकिल नीचे थे, बावजूद इसके कि बाहर से तूफ़ान चल रहा था रेत का, लेकिन मलिक साहब ने हमारा अंदर जीना दो भर कर रखा। खैर, पंजगूर बाईपास जैसे ही ख़त्म हुआ तो शहर के अंदर से एक सड़क आके इसी मेन हाईवे के साथ मिल गई। सड़क उसी तरह से जिस स्पीड से पीछे से सीधी आ रही थी, उसी स्पीड से ही सीधी चल रही थी। दोस्त यार आपस में किसी वक्त भट्टी साहब की क्लास लेते थे कि भाई हाथ हौला रख, और किसी वक्त मलिक साहब की कि आपने ऑल द वे हमें चलाया। मीनवाइल हुशाब से पहले और पंजगूर से आगे सड़क स्ट्रेट लाइन में इस चटियल मैदान के अंदर से गुजरती है। इस मैदान को सुरचा बोलते हैं। ये बेसिकली एक कलराठी ज़मीन है जो जहाँ तक आपकी हद्दे निगाह जाती है वाइट ही वाइट है। दोनों साइडों पे वाइटिश इतना ज़्यादा है कि आपको ऐसे लगता है जैसे स्नोफॉल हुई है, जबकि हकीकत में ये कलर वाली जगह है। ज़मीन हमवार है, ज़रखेज़ है, बट क्योंकि इस इलाके का वाटर टेबल हाई है तो उस वजह से दोनों साइडों पे ज़मीन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया है। इस कलराठी ज़मीन के आगे जैसे ही हम निकले तो आगे होशाब आ रहा था। होशाब में हमने चाहा कि रात को स्टे कर लें, बट हमारे पास अभी टाइम मौजूद। तुर्बत 143, गवादर 307, कराची 734, गवादर 307। यार मतलब 300 किलोमीटर तो कोई इतना रास्ता नहीं अगर चलते रहे।
ये बात वैसे मैंने शेबी और भट्टी को छेड़ने के लिए की थी, क्योंकि पिछले 12 घंटे से या 10 घंटे से हम मुसलसल चल रहे थे और वो दोनों इतना सफ़र करने के आदी नहीं थे। तो उनको तंग करने के लिए मैंने कहा कि अगर अगले 300 किलोमीटर करके भी हम गवादर चले जाएं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। इसके ऊपर जो पूरी गाड़ी में एक खामोशी छा गई वो मानी खेज थी, लेकिन मलिक साहब ने अपने आप को जस्टिफाई करने का ये मौका भी नहीं जाने दिया। शेब किन्ने साढ़े दोस्त होंगे जिन्होंने इंज कीता है वाला एक्सपीरियंस, ये तो हुण करना ही पैना है, भैड़ा है चंगा है। इस तो बाद ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ प्लान बनावा करांगे, डिस्कस कर ला करांगे कि हाँ जी ਇਹਦੇ ਤੇ मैं सूटेबल ਹੈਗਾ कि नहीं है। यार वो तो करना यार ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੋएब, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸਕਰਦੂ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਉੱਤੇ ट्रैकिंग करनी ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ अंदाजा हो गया कि शोएब ट्रैकिंग नहीं कर सकता। बहरहाल मलिक साहब की इस डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके दोस्त मुसलसल उनसे नाराज़ थे कि आपने आज सारा दिन हमें ट्रैवल करवाया विदाउट एनी रीज़न। शाम के साए बहुत गहरे हो चुके थे और इन्हीं गहरे सायों में हम पहुंच रहे थे होशाब।